हम जब पढ़ते थे तब हम कांग्रेस का विरोध करना हमने शुरू किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ, आतंक के खिलाफ, भय के खिलाफ। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमको इसका लाभ मिलेगा। हमें मानकर चलते थे कि वास्तव में हमारी पीढ़ी को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन आप सबके आशीर्वाद ने हम सबको वो ताकत दी कि हम लोगों ने राज्य में सरकार बनाई, केंद्र में सरकार बनाई। लेकिन एक बात आप जरा ध्यान से देखिए, कांग्रेस के 3 अवगुण, देश की आजादी के 75 साल हो गए, लेकिन यदि भय की राजनीति किसी ने की तो उसका नाम कांग्रेस है, लालच की राजनीति किसी ने की तो उसका नाम कांग्रेस है, और भ्रम फैलाने का काम अगर किसी ने किया तो उसका नाम कांग्रेस है। क्योंकि कांग्रेस के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। यहां पर मुस्लिम बंधु भी बैठे, हरिजन आदिवासी भी होंगे। कांग्रेस दशकों तक ये बात कहती रही कि भारतीय जनता पार्टी वाले अगर सरकार में आ गए तो आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा, और मुस्लिम बंधुओं से वो कहते रहे कि यदि वो भारतीय जनता पार्टी आएगी तो तुम्हारा जीना दूभर हो जाएगा, कोई शादी किसी से माने या ना माने। लेकिन मैंने आपसे पूछता हूं, 2 बातें अलग अलग है, एक है विकास और दूसरी है विरासत। विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। हमारे 3 ही संकल्प है। गरीब कल्याण पहला संकल्प है, महिला सशक्तिकरण, उसके स्वाभिमान की रक्षा करना, यह हमारा दूसरा संकल्प है, और तीसरा संकल्प है कि आने वाली पीढ़ी का जीवन हमसे बेहतर हो, इसके लिए काम करना, यह भारतीय जनता पार्टी का तीसरा संकल्प है। जब मैं ये बात कहता हूं तो गरीब कल्याण की बात मैं करता हूं। 80 करोड़ लोगों को 3 साल से मुफ्त राशन देने का काम मोदी सरकार कर रही है। दुनिया में कोई ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं है। लेकिन मैं पूछता हूं, हमने जब अनाज देने का काम शुरू किया था, इन 3 सालों में हमने कहीं जाति पूछी हो किसी की तो वो बताए, धर्म पूछा हो तो बताए, या पार्टी पूछी हो तो बताए। मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं कि हमने कभी किसी की जाति, धर्म और पार्टी नहीं पूछी, किसने हमको वोट दिया और किसने हमको वोट नहीं दिया। जो जरूरतमंद था उसको मिला, ये मोदी सरकार का कमाल है, ये भारतीय जनता पार्टी का कमाल है। दूसरी बात, जब मैं कहता हूं महिला सशक्तिकरण, 2014 के पहले जब हम गांव के भीतर घुसते थे तो सड़क के किनारे जो चित्र दिखता था हमारी माताएं बहनों के खड़े होने का, क्या वो सम्मानजनक था? क्या वो अपमानजनक नहीं था? ये काम अगर किसी ने देश में किया तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। हमने 11.5 करोड़ शौचालय बनाकर दिए हैं। ये रिश्वत नहीं है, ये वोट का सौदा नहीं है, ये हमारी माताओं बहनों का सम्मान बढ़ाने के लिए पहली सीढ़ी थी जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी की है। दूसरी बात मैं कहता हूं कि अगर हमने 9 करोड़ 60 लाख परिवारों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए, कांग्रेस के समय बड़े बड़े लोग लाइन लगाकर गैस के कनेक्शन लेते थे। मैं 34 साल पहले सांसद बना था, तब मेरी उम्र 29 साल भी नहीं थी। अच्छे अच्छे लोग, अधिकारी और नेता अपनी बेटियों की शादी के लिए कूपन लेने के लिए आते थे। पूरा पैसा लगता था, उसके बाद 2 साल की मीटिंग, 1.5 साल की मीटिंग, और उसके दूर करने के लिए सांसद के पास आते थे। मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि आज गरीब आदमी के पास भी गैस सिलेंडर है। अगर किसी के आंसू पूछ रहे हैं तो चूल्हे के धुएं से आंसू जिसके बहते थे वो हमारी माताएं बहनें थी। ये दूसरी सीढ़ी थी महिलाओं को सम्मान देने के लिए। दूसरी बार, तीसरी बार जब वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि 2024 तक, 15 अगस्त 2019 को कहा था कि 2024 तक हिंदुस्तान के हर परिवार को हम पाइपलाइन के द्वारा शुद्ध पानी पहुंचाएंगे। मुझे गर्व है, मैं उस विभाग का मंत्री हूं। स्वच्छता भी मेरे पास है और पेयजल भी मेरे पास में है। कल
जब मैं भाषण कर रहा था तो आंकड़ा मेरे पास आया, मैं दिल्ली में था कल, 70% परिवारों के पास पानी पहुंच गया। एक आंकड़ा मैं कहता हूं और कांग्रेस को चुनौती देता हूं, 72 साल में 15 अगस्त 2019 तक कुल 3 करोड़ 23 लाख परिवारों के पास, ग्रामीण परिवारों के पास पाइपलाइन से पानी था। और आज की तारीख में वो आंकड़ा 13 करोड़ 47 लाख हो गया है। हमने 4 साल से कम समय में 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को पानी पहुंचाने का काम किया है। अगर पानी ढोने का काम करता है तो कौन करता है, मैं पूछता हूं। ये माताएं बहनें, समय किसका बचेगा? ये महिला सशक्तिकरण का अभियान है। अभी आरक्षण का बिल पास किया है भारत की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने। 2024 के बाद जो भी विधानसभा के चुनाव होंगे, यहाँ का विधानसभा का चुनाव 28 में होगा। जब भी 28 का चुनाव होगा, मध्य प्रदेश की 203 विधानसभा में, 230 विधानसभा में 1/3 हमारी मातृशक्ति विधायक बनकर बैठेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है, ये मोदी का कमाल है। लोकसभा के भीतर 1/3 सांसद बनकर माताएं बहनें बैठेंगी, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। कांग्रेस से पूछिए आपने क्या किया है, कम से कम ये तो पूछिए। हाँ, लेकिन एक और बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, हमने एक तरफ विकास में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, लेकिन विरासत के मामले में हमने कोई समझौता नहीं किया। हमने साफ साफ कहा, किसी की दवाई का मामला हो, पढ़ाई का मामला हो, उसके और भी जरूरतों का मामला हो, हम जरूरतमंद को मदद देने के लिए तैयार है। लेकिन भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसमें हम समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 थी, जहां पर हमें वोट नहीं मिलता था, वोट से हमारा संबंध नहीं था, लेकिन उसको हटाने के लिए हमारे नेता ने बलिदान दिया था। 72 साल बाद 2019 में जैसे ही हमारी सरकार बनी, हमने धारा 370 को जम्मू कश्मीर में हटा दिया। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं कि आज जम्मू कश्मीर में करोड़ों लोग वहां पर जा रहे हैं, चाहे वो अमरनाथ की यात्रा के दर्शन करने हो या फिर पर्यटक के रूप में जाकर सुंदरता देखने के लिए जाने वाले लोग हो। आज करोड़ों की संख्या में वहां पर लोग जा रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आप सबसे ये भी विनती करता हूं, हम सौभाग्यशाली लोग हैं, हमें कोई हिचक नहीं हो इस बात को कहने में कि हम 2 महीने के भीतर 3 दीपावली मनाएंगे। पहली दीपावली अभी 12 तारीख को होगी, जो हमारे पुरखे मनाते रहे वो दीपावली हम मनाएंगे। दूसरी दीपावली के लिए हम आपसे प्रार्थना करने के लिए आए हैं कि पहली दीपावली में लक्ष्मी जी को आप कमल चढ़ाते हो, दूसरी दीपावली के लिए आपको कमल तोड़ के नहीं चढ़ाना, खाली कमल का बटन दबा दोगे तो 3 तारीख को दीपावली मन जाएगी, ये बात आप मानकर चलना। और तीसरी दीपावली होगी 22 जनवरी को, जब राम जन्मभूमि में मंदिर में वहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। वो एक महादीपावली होगी, क्योंकि ये 450 वर्ष का संघर्ष है। और उसके बाद हम अपनी विरासत के लिए जो ईमानदारी के साथ आगे चलना चाहते हैं, उस पर हमें गर्व करना चाहिए। और इसलिए विकास भी चाहिए और विरासत भी चाहिए। कई बार इसी बात को लेकर लोगों में भेद पैदा किया गया, लेकिन मैं गर्व के साथ कहूँगा कि हम इतिहास को पलट कर देखें। ये नरसिंहपुर जिले का इतिहास आज़ादी का इतिहास भी है। ये नरसिंहपुर जिले का इतिहास आध्यात्मिकता का भी इतिहास है। इस नरसिंहपुर जिले का इतिहास हमारा दी हुई कृपा का इतिहास भी है कि एशिया की सबसे उपजाऊ भूमि आपके पास में है। मां नर्मदा आपके जिले के बीच से निकल कर जाती, खासकर इस विधानसभा में इस तरफ भी है और उस तरफ भी है। और उसके बाद भी हम स्वाभिमानी लोग हैं। और इसलिए मैं मानता हूँ ये जिला अव्वल दर्जे का जिला बन सकता है। रोड हमारे पास में है, रेल हमारे पास में है, अच्छी जमीन हमारे पास में है, अच्छा जल हमारे पास में है, अच्छा जंगल हमारे पास में है। इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर यहाँ फिर से 5वीं बार बनती है तो आने वाली हमारे पीढ़ी का जो भविष्य होगा वो हमसे अच्छा होगा। इस आधार पर मैं आपसे कहता हूँ। और इसे बताने के लिए मेरे पास में है, मुन्ना भैया ने जो सूची बताई है, उनका जो मेहनत करने का तरीका है। मैं बाजू में बैठा था तो वो कह रहे थे वो तो एक एक आदमी को जानते हैं। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए गर्व की बात है। पहले लोग कहते थे कि बड़े भैया के नाम पर छोटे भैया राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आज मुझे गर्व है कि मैं जब वोट मांगने के लिए आपके बीच में आया हूं
तो छोटे भैया का फोटो लगाकर आपसे वोट मांगने के लिए आया हूँ। मुझे लगता है कि जो ऐसे लोग हैं जो पार्टी के कार्यकर्ता है या जो ऐसे लोग हैं पढ़े लिखे, वो तो मुझे जानते होंगे, लेकिन शायद माताएं बहनें तो मुझे नहीं जानती होंगी। मुझे जानती होंगी कि भाई उनके बड़े भैया हैं, लेकिन वो तो मुन्ना भैया को जानती होंगी। तो ये गर्व की बात होती है। दूसरी बात मैं एक और कहता हूँ कि एक कहानी है महाभारत में। एक बार आचार्य द्रोण ने कौरव और पांडव दोनों की शिक्षा दीक्षा जब पूरी हो गई तो एक तो परीक्षा ली थी वो चिड़िया की आंख वाली, जो सबको पता है। दूसरी परीक्षा उनने ली कि सारी शिक्षा पूरी होने के बाद उनने पांडव और कौरवों के 10 योद्धाओं को बुलाया और उन्होंने कहा कि जो मेरे पास संपत्ति है वो सब कुछ राज्य की दी हुई है। मैं तो पैसा कमाता नहीं हूँ, जो राज्य देता है वो मेरे पास है। मैं उसमें से संपत्ति तुम सब में बराबर बराबर देना चाहता हूँ तुम सबको, लेकिन एक शर्त है कि मैं 10 और 15 साल के बाद तुमसे वापस लूंगा। क्या तुम तैयार हो? सभी लोगों ने बड़े उत्साह के साथ में कहा कि हाँ गुरुदेव हम तैयार हैं। लेकिन एक आदमी चुप रहे, वो थे धर्मराज युधिष्ठिर। उनने कहा, तो आचार्य द्रोण ने कहा कि क्या धर्मराज तुम मुझे मेरी संपत्ति वापस करने के लिए तैयार नहीं हो? तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव इस जन्म में ये तो नहीं हो सकता कि मैं आपकी संपत्ति लूं और वापस ना करूं। तो बोले तुम तो चुप रहे, तुमने हाँ भी नहीं कहा और न तुमने उत्साह दिखाया। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव मैं कुछ बात सोच रहा था, और सोच ये रहा था कि जिस उत्साह के साथ मैं तुमसे आपकी संपत्ति लूंगा, 10 साल बाद उतने उत्साह से मैं वापस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये जो जब उनने कहा कि ये मनुष्य का स्वभाव है कि एक कोई फावड़ा भी कोई हमारे घर में कोई दूसरा दे जाए या रख जाए और 1 साल बाद मांगने आए तो हमारा मन खराब हो जाता है। होता उसी का है, लेकिन हम देने में हमारा जो मन होता है हमें लगता है जो तो हमारा ही हो गया है। लेकिन मैं अपने अनुज पर गर्व करता हूँ कि जो आदमी 20 साल इस स्थान जगह पर राजनीति करता रहा, वो जिद कर हमको यहाँ चुनाव लड़ाने के लिए आया। और मुझे आश्चर्य लगता है कि कुछ लोग जब कहते हैं कि साहब वो तो प्रहलाद पटेल बड़े नेता हैं, पता नहीं कहाँ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। मैं इतना ही कहता हूँ, मुन्ना भैया तो आपके पास उपलब्ध है, ब्याज में मैं आपको मिल जाऊँगा, ये फायदा आपको ये जरूर हो गया। और इसलिए ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए। इन विचारों को यही नहीं पता कि मैं 4 अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से सांसद बना हूँ। एक लोकसभा क्षेत्र में 2000 से ज़्यादा मतदान केंद्र होते हैं। विधानसभा में इसमें तो 258 ही है, और ऐसी कोई लोकसभा नहीं है जहां प्रहलाद पटेल जीतने के बाद मतदान केंद्र पर ना गया हो। तो ऐसे लोगों को ये सबक सिखाना चाहिए कि विधानसभा तो इतनी छोटी होती है कि अगर इससे हर बूथों पर मैं जाना चाहूँगा तो मुझे 10 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे और मैं 100% बूथों पर घूम के जाऊँगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को जिनको इतनी भी राजनीतिक समझ नहीं है, उन सबको हमें जवाब देना चाहिए और हमें अपनी बात कहते समय कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। और इसलिए मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी विकास भी करती है और भारतीय जनता पार्टी विरासत की रक्षा भी करती है। मुझे दोनों कामों के लिए हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। और इसलिए दूसरी दीपावली मनाने के लिए आपको 17 तारीख को एक पर्व होगा लोकतंत्र का, जिस दिन वोट पड़ेगा। आप वोट डालने के लिए जाइए और भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दीजिए। ये विनती करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ ताकि हम और बेहतर तरीके से सबकी सेवा कर सके। हमारे लक्ष्य 3 ही होंगे, गरीब कल्याण का संकल्प, महिला सशक्तिकरण का संकल्प और तीसरा आने वाली संतानें हमसे बेहतर जिंदगी जिए। ये हमारा संकल्प है। आपने इतनी देर रुककर मेरी बात को सुना। मैं सभी माता बहनों का और आप सबका दोनों हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। भारत माता की